हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार सीओ सक्सेस सीटेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। इस चैनल पे मैं सीडीपी का सीरीज चला रहा हूं और सीडीपी को हम लोग इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है सीडीपी। आप बीटेट एसटेट सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन हो जाता है। सीटेट की बात करूं तो दोनों पेपर में यहाँ से 30-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बोलते हैं, और इनसे रिलेटेड जितने टॉपिक हैं उनको मैं डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं और साथ में एमसीक्यू के माध्यम से आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं। पिछले क्लास में हम लोग वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास की चर्चा हमने की थी। आज में हम लोग करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की चर्चा करने के पहले मैं जीन पियाजे के बारे में थोड़ा आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं। जीन पियाजे के बारे में कहा जाता है कि यह स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हैं जीन पियाजे, और इनका जन्म की बात की जाए तो इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 9 अगस्त 1896 में हुआ था। इनके जन्म की बात की जाए तो 9 अगस्त 1896 में हुआ था। अगर इनके मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु 16 सितंबर 1980 में इनकी मृत्यु हुई। यानी कह सकते हैं जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हैं। इनके जन्म की बात की जाए तो 9 अगस्त 1896 में, और मृत्यु की बात की जाए 16 सितंबर 1980 में इनकी मृत्यु हो गई। आइए इनके सिद्धांत को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, परिचय की बात की जाए तो ये स्विस वैज्ञानिक थे, यानी स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। और इन्होंने जब ये अल्फ्रेड वीने के प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षण के साथ कार्य कर रहे थे, तभी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कहा जाता है कि यह पहला फैक्ट यहाँ पर देखेंगे कि ये स्विस वैज्ञानिक है, और स्विस वैज्ञानिक के साथ साथ जब अल्फ्रेड वीने के प्रयोगशाला में यह बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में जब कार्य कर रहे थे, उसी समय इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को भौतिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? भौतिक विकास का सिद्धांत भी। मूल रूप से यह जीव वैज्ञानिक थे। ध्यान रखेंगे, मूल रूप से कहा जाए तो ये जीव वैज्ञानिक थे, यानी यह भौतिक विकास के सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया, लेकिन मूल रूप से कहा जाए तो ये जीव वैज्ञानिक थे। इनके सिद्धांत की बात की जाए तो यह संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत भी देते हैं और नैतिक विकास का सिद्धांत देते हैं। दो इंपॉर्टेंट सिद्धांत है इनका, एक संज्ञानात्मक विकास और दूसरा है नैतिक विकास का सिद्धांत। तो वहीं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे ने कहा, बालकों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने तथा उसे खोज करने की शक्ति न तो सिर्फ बालकों के परिपक्वता स्तर पर और न ही सिर्फ उसके अनुभव पर निर्भर करता है, बल्कि इन दोनों के अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होता है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जीन पियाजे कहते हैं कि बालकों के वास्तविक रूप में चिंतन करने की जो प्रवृत्ति है, यह प्रवृत्ति सिर्फ उनके परिपक्वता यानी मैच्योरिटी के स्तर पर, न कि मैच्योरिटी के स्तर पर ही नहीं बल्कि अनुभव के स्तर पर भी डेवलप होती है। अर्थात कह सकते हैं यह मैच्योरिटी और अनुभव यानी मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, ये दोनों के अंतःक्रिया से यानी परिपक्वता और अनुभव के अंतःक्रिया से विकसित होती है बालकों में। इसके आधार पर इन्होंने प्रमुख संकल्पनाएं रखी।
प्रमुख संकल्पनाएं रखी, उसको हम लोग देखेंगे। यानी ये अनुकूलन की बात करते हैं। अनुकूलन कहते हैं कि बच्चा जो है, बच्चों में जन्म से ही अनुकूलन की प्रवृत्ति रहती है, समायोजन अनुकूलन की, यानी समय के हिसाब से अपने आप को समायोजित करने की प्रवृत्ति कह सकते हैं। ये जन्म से ही प्रवृत्ति बालकों में ये जन्मजात होती है। अनुकूलन की प्रवृत्ति की बात की जाए तो बालकों में क्या होती है, जन्मजात होती है। अनुकूलन का अर्थ है वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना, यानी वातावरण जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी फैक्टर है, उनके साथ साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रवृत्ति बालकों में जन्मजात हो जाती है। और यह दो स्तरों पर देखा जाता है, ये दो तरीकों से विकसित होती है। पहला है आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण जिसको एसिम्युलेशन कहते हैं। दूसरा है समायोजन यानी एकोमोडेशन। पहले को एसिम्युलेशन यानी आत्मसातीकरण, दूसरे को समायोजन एकोमोडेशन कहते हैं। आत्मसातीकरण का तात्पर्य है, ध्यान रखेंगे, आत्मसातीकरण का तात्पर्य है जब कोई बालक नई परिस्थिति में होता है तब वह पूर्व के स्थापित प्रतिरूप के आधार पर व्यवहार करता है, और यदि वह प्रतिरूप सफल हो जाता है तो वह इसमें कोई परिवर्तन नहीं लाएगा। यही आत्मसातीकरण है। साधारण शब्दों में कहें तो पूर्व की परिस्थितियों में प्रयोग किए गए व्यवहार को नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करने पर सामंजस्य स्थापित हो जाता है, तो इस व्यवहार में कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है, जिसे आत्मसातीकरण कहते हैं। ध्यान रखेंगे, सिंपल अर्थ में समझें, यानी पूर्व की परिस्थितियां हैं, जिस परिस्थिति में बालक है और वो नई परिस्थिति में आता है तो पूर्व की परिस्थिति, उसकी भावना, उसकी एक्टिविटी नई परिस्थिति में एज इट इज एक्सेप्ट हो जाती है, तो उसको हम आत्मसातीकरण की भावना कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है उसके पहले वाले परिस्थिति में परिवर्तन करने की उसे आवश्यकता नहीं है। यानी पहले वाले धारणा को, भावना को बनाए हुए नए प्रवृत्ति को एक्सेप्ट करने लेना ही आत्मसातीकरण है। इसको हम लोग कहते हैं क्या, आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। और इसमें दूसरा होता है समायोजन। समायोजन, समायोजन यानी नई परिस्थितियों में पूर्व, ध्यान रखेंगे, आज समायोजन की बात की जा रही है। नई परिस्थितियों में पूर्व किए गए व्यवहार का प्रयोग कर यदि सामंजस्य स्थापित नहीं होता तो पूर्व किए गए व्यवहार के प्रतिरूप में बदलाव या परिवर्तन बालक करता है, इसे समायोजन कहते हैं। देखिएगा, साधारण अर्थ में समझें, समायोजन, समायोजन का अर्थ है कि जब बच्चा नई परिस्थिति में आता है और नई परिस्थिति में व्यवहार करता है और पूर्व में किए गए व्यवहारों को वहाँ एक्सेप्टेशन नहीं मिलता है, वहाँ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है, तो वो अपने पूर्व में किए गए व्यवहारों में परिवर्तन लाता है, यानी नई परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, उसको हम समायोजन कहते हैं। दो चीज़ें हैं यहाँ समझने की, बहुत जरूरी है, आप समझेंगे। एक है आत्मसातीकरण, दूसरा है समायोजन। आत्मसातीकरण का तात्पर्य है कि पहले के परिस्थिति में बच्चा है और नई परिस्थिति में आता है, तो नई परिस्थिति में नई चीज़ों को सीखता है और उसके सीखने में अगर पूर्व की परिस्थितियां बाधक होती है तो उसको वह बाधक होती है और उसमें परिवर्तन लाता है। ठीक है, अगर बाधक नहीं है तो परिवर्तन नहीं लाता है, उसको आत्मसातीकरण कहते हैं। यानी नई परिस्थितियों में को एडेप्ट करने में पुरानी परिस्थितियां बाधक नहीं बने, उसको हम आत्मसातीकरण कहते हैं। और समायोजन, नई परिस्थितियों को एक्सेप्ट करने में पुरानी परिस्थितियां बाधक बने, तो पुरानी परिस्थितियों में एक्टिविटी में बदलाव कर नई परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर लेना ही समायोजन है। ध्यान रखेंगे, इसकी बात करते हैं कौन, जिन प्याजे। और साम्य, दूसरा है साम्य धारणा। साम्य धारणा यानी इक्विलिब्रेशन की बात की जा रही है। जब बालक न तो
जब बालक न तो आत्मसातीकरण के द्वारा या समायोजन के द्वारा सामंजस्य या अनुकूलन स्थापित कर पाता है, तब वह आत्मसातीकरण व समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करता है। इस प्रक्रिया को साम्य धारणा कहते हैं। साम्य धारणा, इक्विबिलिरेशन की बात की जा रही है, इक्विबिलिरेशन की बात की जा रही है। यानी बच्चा जब आत्मसातीकरण और समायोजन के द्वारा जब सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है, तब ये दोनों के बीच संतुलन स्थापित करता है, उसको साम्य धारणा कहते हैं। तीसरा है संरक्षण। ध्यान रखेंगे, संरक्षण यानी कंजर्वेशन की बात की जा रही है। संरक्षण यानी यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक में एक तरफ वातावरण के परिवर्तन तथा स्थिरता में अंतर करने की क्षमता, दूसरी तरफ वस्तु के संग रूप में परिवर्तन तथा उसके तत्व में परिवर्तन के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित होती है। ध्यान रखेंगे, संरक्षण की बात की जा रही है। संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के एक तरफ वातावरण के परिवर्तन तथा स्थिरता में अंतर करने की क्षमता, एक तरफ ध्यान रखेंगे परिवर्तन और स्थिरता में अंतर करने की क्षमता, और दूसरी तरफ वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन तथा उसके तत्वों में परिवर्तन के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित होती है, उसे हम संरक्षण कहते हैं। ध्यान रखेंगे। चौथा है संज्ञानात्मक संरचना। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। कह रहे हैं जिन प्याजे मानसिक योग्यताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना की संज्ञा देते हैं। भिन्न भिन्न उम्र में बालकों की संज्ञानात्मक संरचना भिन्न भिन्न होती है। ये कहते हैं कि यह संज्ञानात्मक विकास, ध्यान रखेंगे, जिन प्याजे ने मानसिक योग्यताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना की संज्ञा दी है, और ये कहते हैं कि भिन्न भिन्न अलग अलग उम्र में बालकों की अलग अलग संज्ञानात्मक संरचना भिन्न भिन्न होती है। यानी भिन्न भिन्न अलग अलग उम्र में अलग अलग बालकों की संरचनात्मक संरचना होती है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, संरचनात्मक संरचना के आधार पर ही एक 10 वर्ष के बालक और एक 4 वर्ष के बालक के व्यवहार में अंतर समझा जा सकता है। ये क्या है? कहने का अर्थ है, जो 10 वर्ष का बालक है उसमें एक अलग सेट डेवलप होगा, और वहीं 4 वर्ष का बालक है उसमें एक अलग सेट डेवलप होगा। यानी कहने का अर्थ है, दोनों में सोचने की क्षमता अलग होगी, दोनों में चिंतन करने की क्षमता अलग होगी, दोनों में अभिव्यक्ति की क्षमता अलग होगी। इसलिए जिन प्याजे कहते हैं कि अलग अलग उम्र में अलग अलग संज्ञानात्मक संरचनाएं डेवलप होती हैं, जिसको हम लोग इस संदर्भ में देख सकते हैं, जिसको संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। चलिए, चौथा है मानसिक संक्रिया। मानसिक संक्रिया की बात की जा रही है। मेंटल ऑपरेशन। मेंटल ऑपरेशन, जब बालक के सामने कोई समस्या आती है, ध्यान रखेंगे, मानसिक संक्रिया की बात कर रहे हैं। जब बालक के सामने कोई समस्या आती है और वह उसके समाधान हेतु चिंतन करने लगता है, तो वह मानसिक संक्रिया समझा जाता है। यानी कहने का अर्थ है, उसका मेंटल वर्क्स में देखा जाता है कि मानसिक योग्यता कैसी है और उसका दिमाग जो है किस लेवल पे काम कर रहा है। अर्थात जब किसी बच्चा के सामने कोई समस्या आता है और उसके समाधान के लिए जब वो चिंतन करने लगता है, उसको हम मानसिक संक्रिया कहते हैं। एस्कीमा, छठा है एस्कीमा। एस्किम्स व्यवहार के संगठित पैटर्न जिसे बार बार दोहराया जाता है, उसे एस्किम्स कहते हैं। ध्यान रखेंगे, व्यवहार के संगठित पैटर्न, क्या कहा जा रहा है? व्यवहार के संगठित पैटर्न जिसे बार बार दोहराया जाता है, उसे एस्किम्स कहते हैं। जैसे बालक स्कूल जाते वक्त ड्रेस बदलता है,
जैसे कह सकते हैं बालक स्कूल जाते वक्त ड्रेस बदलता है या जूता पहनता है, वह उसी तरह पहनता है चाहे वह उसका ध्यान उस वक्त उस पर हो या ना हो, क्योंकि व्यवहार इतना संगठित हो चुका होता है कि वह उसी तरह कार्य को संपादित करता है। ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। एस्केम्स, एस्केम्स का अर्थ है संगठित पैटर्न। संगठित पैटर्न जिसे बार बार दोहराया जाता है उसे एस्केम्स कहते हैं। अर्थात इसको इस संदर्भ में समझ सकते हैं कि बच्चा जब भी वो स्कूल जाता है या स्कूल जाते समय यूनिफॉर्म पहनता है या शूज को पहनता है, तो शूज पहनते समय वह उसी तरह पहनेगा जैसे वो डेली पहन रहा है, क्योंकि वो उसी पैटर्न को धारण कर लिया है और उसका ध्यान वहाँ हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी मानसिक क्रियाएं हैं उसी पैटर्न में वर्क कर रही होती हैं और वो आदी हो जाती हैं। सातवां है एस्कीम। सातवां है एस्कीमा। एस्कीमा की बात की जाए, ऐसी मानसिक संरचना जिनका सामान्यीकरण संभव है, ऐसी मानसिक संरचना जिनका सामान्यीकरण संभव है उसे हम एस्कीमा कहते हैं। दूसरा है विकेंद्रण। विकेंद्रण यह यथार्थ चिंतन से संबंधित है। जब बालक किसी समस्या के समाधान के संबंध में किसी सीमा तक वास्तविक रूप से सोच विचार सकता है, यानी कह सकते हैं कि यह यथार्थ यानी वास्तविक चिंतन से संबंधित है। विकेंद्रीकरण की बात की जाए तो यह वास्तविक यानी यथार्थ चिंतन से संबंधित है। इस संबंध में कहा जा सकता है कि किसी समस्या के समाधान के संबंध में किसी सीमा तक वास्तविक रूप से सोच विचार करना ही यह विकेंद्रण कहलाता है, जिसको हम इस संप्रदाय के विपरीत, ध्यान रखेंगे, इस संप्रदाय के विपरीत आत्मकेंद्रण यानी इकोसेंट्रिक की बात की जा रही है। इस संप्रदाय की विपरीत आत्मकेंद्रण है। प्रारंभ में बालक केंद्रिक ढंग से सोचता है और बाद में उम्र बढ़ने पर विकेंद्रित ढंग से सोचने लगता है। ध्यान रखेंगे दोनों में अंतर है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। प्रारंभ यानी आप देखेंगे प्रारंभिक बाल्य अवस्था उत्तर बाल्य अवस्था में बच्चा जो है आत्म केंद्रित होकर के सोचता है, लेकिन ये उत्तर बाल्य अवस्था से लेकर के किशोरावस्था तक बालक जो है विकेंद्रीकरण ढंग से सोचता है, यानी एक बार बहुत सारे विचार उसके अंदर आ रहे होते हैं और प्रारंभिक अवस्था में एक ही विचार पे वो सोच सकता है और उत्तर बाल्यावस्था किशोरावस्था में वो विकेंद्रीकरण के रूप में सोच सकता है, यानी बहुत सारे विचार एक बार उसके साथ आ रहे होते हैं। पारस्परिक क्रिया। पियाजे के अनुसार बच्चों में वास्तविकता को समझने तथा उसकी खोज करने के लिए क्षमता न बालकों को परिपक्वता की ओर न ही केवल उसके शिक्षण पर निर्भर करती है, बल्कि दोनों के पारस्परिक क्रिया पर आधारित है। ध्यान रखेंगे, ये कह रहे हैं वास्तविक समझ तथा उसकी खोज करने की क्षमता, बच्चे में वास्तविक समझ और उसके खोज करने की क्षमता न केवल परिपक्वता यानी मैच्योरिटी पर ही निर्भर करती है, बल्कि उसके शिक्षण की प्रक्रिया पर भी निर्भर करती है और ये दोनों के अंतःक्रिया यानी पारस्परिक संबंध पर आधारित होता है। ध्यान रखेंगे, वास्तविक समझ बच्चे में कब विकसित होती है? वास्तविक समझ तभी विकसित होती है जब वो मैच्योर्ड हो जाए, उसकी मानसिक स्थिति मैच्योर्ड स्थिति में आ जाए और उसके अनुरूप उसको शिक्षण दिया जाए, तब ये दोनों के पारस्परिक संबंध से ही वास्तविक समझ विकसित हो सकती है। इसको हम लोग पारस्परिक क्रिया के संदर्भ में समझते हैं। यानी पारस्परिक क्रिया अगर आपसे बात की जाए तो पारस्परिक क्रिया में पियाजे कहते हैं कि वास्तविक समझ जो होती है बच्चों में, वास्तविक समझ जब होती है तो इसके लिए वह खोज करने की क्षमता में जब बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर हो जाए और साथ में उसके अनुरूप शिक्षण मिले, तो दोनों के पारस्परिक संबंध से ये क्रियाएं डेवलप होती हैं और इसी
पारस्परिक संबंध पर ये क्रियाएं निर्भर करती हैं। इस संदर्भ में हमने जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ को समझा। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इनसे संबंधित MCD लेकर के आऊँगा आपके सामने और ये समझाने की कोशिश करूँगा। जो भी आपके कंसेप्ट रह गए हैं उनको हम लोग वहाँ दूर करने की कोशिश करेंगे। तब आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।